नमस्कार दोस्तों। अब बहुत दिन बाद आपसे रूबरू होने का समय आया है और जैसे कि मैंने इससे पहले के 3 चैप्टर आपके जो इकोनॉमिक्स के हैं वो बहुत अच्छे से कवर करा दिए हैं और अब मैं जो आपको अगला चैप्टर आपको कवर कराने जा रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद मैं चारों चैप्टर को एक रिकैप कराऊंगा जो कि बहुत जबरदस्त होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं इसको समझते हैं। देखिए, जब से पहले मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी एक ऐसी जगह होती है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं। और इकोनॉमी एक ऐसी प्लेस को भी कह सकते हैं जहां पे हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हमें क्या होती है, इनकम होती है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था। और जो इनकम आपको रिसीव होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू होती है, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्सरी। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ रहा है जो कि तो एकदम नया है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल से ही ग्लोबलाइजेशन बना है। और यहाँ पे क्या होता है, जब हम 2 या 2 से ज्यादा देशों में बिजनेस करते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है ग्लोबलाइजेशन। और जो ग्लोबलाइजेशन मैंने शब्द के बारे में बात किया है, भारत में इसका असर देखने को मिला था 1991 में, जो कि एलपीजी रिफॉर्म के थ्रू आया था, या उसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कह सकते हैं। तो हम लोग एक्चुअल में ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये समझ गए। आपका वो ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंगेबल होगा आपको। ठीक है, तो हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। और जो अभी जैसे मैंने बताया 2 या 2 से ज्यादा देशों में जब बिजनेस होता है तो ये बिजनेस जो करते हैं उनको बोलते हैं हम एमएनसी। क्या बोलते हैं? एमएनसी, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। अच्छा, हम लोग ग्लोबलाइजेशन क्यों कर रहे हैं इसका एक कारण आप समझिए। जैसे छोटा एग्जांपल है कि एक बच्चे की परवरिश अकेले माँ नहीं कर सकती है, उसके लिए बाप की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 2 लोग, भाई ये सब कुछ एक ही व्यक्ति तो कर नहीं सकता, तो 2 लोगों से एक कह सकते हो परिवार का निर्माण होता है। वैसे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि 196 कंट्री है अकॉर्डिंग टू यूएनओ। और आप देखोगे कि यहाँ पे जो हर देश हर चीज प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो जहां पे जो चीजों का प्रोडक्शन नहीं होता है वहां पे वो चीजें क्या होती है, पहुंचाई जाती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन के रूप में जानते हैं। तो बेसिकली आपको ग्लोबलाइजेशन का जो मतलब है वो क्लियर हो गया होगा। तो हम जो कह रहे हैं एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, आप यहाँ देख सकते हो कि सपोज करिए यहां से एक रॉ मटेरियल आया और ये जो रॉ मटेरियल है वो है ना पहुंचेगा एक ऐसी जगह पे जहां पर फैक्ट्री लगी हुई है। देखिए, ये पहुंचा इंडिया में, यहाँ पे इसका क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, गुड्स को तैयार किया। जैसे गुड्स यहाँ पे तैयार हुआ, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ले जाते हैं रिटेल के पास। रिटेलर आप समझते हो कि जहां पे हम गुड्स को आसानी से पहुंचाते हैं, जो दूसरे बंदे पहुंचाएंगे। या हम कह सकते हो कि ये जो रिटेलर्स है वो है ना कस्टमर तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा? कस्टमर। तो जब हम कस्टमर के थ्रू पहुंचाते हैं तो हो सकता है हम समुद्र के थ्रू आ जाए यहाँ पे, या हो सकता है फ्लाइट के थ्रू आ जाए। तो आप देखिए यहाँ पे जो अलग अलग जगह बंदे है ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो यहाँ पे ये देखिए सब हेल्प कर रहे हैं एमएनसीज, जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री पहुंचाते हैं। यहां देखिए सप्लायर है, यानी रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। आप बहुत सिंपल टर्म में याद कर सकते हो, एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, यानी एक नेशन से ज्यादा देशों पे अपने वजूद को मेंटेन करती है। वही एमएनसी सेट अप ऑफिस एंड फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर। देखिए, एमएनसी वहीं पे अपना काम शुरू करेंगे जहां पर उनको कम कीमत पे लेबर उपलब्ध हो जाए। लेबर इन द सेंस, अगर आप कोई प्रोडक्ट, सपोज करिए ये डिजिटल है, अगर इसको मैं इसका रॉ मटेरियल अगर बैंगलोर में और मैं प्रोडक्शन करूं दिल्ली में, तो एक तो रॉ मटेरियल को पहुंचाने की कॉस्ट भी उसमें ऐड हो जाएगी, तो और साथ ही साथ लेबर कहां अवेलेबल है, तो हम देखेंगे जहां रॉ मटेरियल हो और लेबर दोनों अगर अवेलेबल्स है कम रेट में, वहां पे हम क्या करेंगे, आसानी से एमएनसी को स्टैब्लिश कर ले जाएंगे। तो अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी एमएनसी के बारे में। एमएनसी नॉट ओनली सेल देयर फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये ऐसा नहीं कि केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट ही बेचते हैं ग्लोबल में, बट आल्सो द गुड एंड सर्विस आर प्रोड्यूस ग्लोबली। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूं, आज आप देख सकते हो गूगल के बारे में, अमेजोन का नाम सुना है, मीटा, ये सब क्या है, ये अपनी सर्विसेज भी बेच रही है जो कि यूएसए में मौजूद है। दिस इज डन
so that the cost of production is low and the MNC can earn greater profit। देखिए होता क्या, अगर आप किसी एक जगह बिजनेस कर रहे हो, जैसे छोटा एग्जांपल है, आप लोग के प्यार और स्नेह से हमारे ऑफलाइन बैच बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बच्चों ने कहा सर आप अगर अच्छा पढ़ाते हो तो आप यूट्यूब पे पढ़ाइए, जिससे आपकी रीच जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी लोग आपको जानेंगे और अच्छे से लोगों को और समझ में आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सर्विसेज, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आप खुद जानते हो कि जैसे आलोक सर आपको पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये पढ़ा किस में रहे? यूट्यूब पे। अब जो यूट्यूब में मैं पढ़ा रहा हूं, इससे आप जो देख रहे हो, इससे हमारा क्या बढ़ रहा है? वॉच आवर। अब जब वॉच आवर बढ़ रहा है, इससे यूट्यूब को क्या होगी? इनकम होगी। और जब YouTube को इनकम होगी मेरे थ्रू, तो वो कहेगा एक काम करो यार, 100 रुपए हमने कमाया है, 40 तुम रखो, 60 हम रखेंगे। तो अल्टीमेटली मुझे भी क्या हो रही है? YouTube के थ्रू इनकम हो रही है, यानी यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी क्या है? प्रभावित हो रहा है। तो आपको समझना है कि जब हम ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो कई गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसी में अगर हम बात करते हैं इंटरलिंकिंग द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। इंटरलिंकिंग का मतलब क्या होता है? आप कई बार देखते हो कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर से आते काम करने, और विदेशों में भी ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो वहां पे अवेलेबल नहीं, तो हमारे देश के लोग वहां पे जाते हैं। तो एक दूसरे से क्या होता है? इंटरकनेक्टिविटी होती है। सपोज करिए कंट्री ए का कनेक्शन किससे? कंट्री बी से। तो ये देखिए यहाँ पे अब दो तरीके, एक होता है एफडीआई के थ्रू कनेक्शन होता है, एक होता है एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जब आप फिजिकली कोई चीज को पहुंचाते हो, फिजिकली मतलब जैसे गुड्स हो गया, तो यहाँ फिजिकल उसका रूप है, लेकिन हम जब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स के रूप में कोई चीज पहुंचाते हैं तो वहां पे एफआईआई आता है। तो एमएनसी लिंक द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, सम वे ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज आर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए आ गया एफडीआई, इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी बेस्ड इन आवर कंट्री, यूजुअली एन एमएनसी इनटू द कंपनी बेस्ड इन अनदर कंट्रीज। यानी एक कंट्री जो है दूसरी कंट्रीज में जो बोट्स का प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। एग्जांपल देते हैं, जैसे आप लोग रायबरेली में रह रहे हो, अभी हम लोग लखनऊ गए थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विजिट करने, वहां पे आपने देखा कि लुलु मॉल जो है वो यहाँ इंडिया का बंदा नहीं है। वो लुलु जो शब्द है उसका मतलब होता है पर्ल यानी मोती, जो एक दुबई के शेख ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आई होप सो आपको एफडीआई के बारे में भी समझ में आ गया। अब आते क्या है, जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस, अब सपोज करिए कोई रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, कोई फिनिश गुड्स को अच्छा बना रहा है, तो दोनों आपस में मिलकर एक बड़ी कंपनी का निर्माण करते हैं, जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन यूनिट जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ दैट रीजन, क्योंकि उनकी मार्केट वहां पे अच्छी होती है और लोकल कंपनीज गेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड मनी टू एक्सपेंड देयर फैक्ट्रीज फ्रॉम दिस पार्टनरशिप। मेरी बात समझ में आ गई? यानी अब वो अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं। The most common route for MNC is to buy up local companies and then expand production। ये क्या कर रहे हैं? लोकल कंपनीज के थ्रू अपने प्रोडक्शन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं और मार्केट में उनको क्या करते हैं? आसानी से पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल के रूप में आज देखिए महिंद्रा सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया में ही, इसका जो नेटवर्क है वो आउट ऑफ द कंट्री यानी ग्लोबली मौजूद है। वैसे अमूल का एग्जांपल आप ले सकते हो, अमूल भी इस समय ग्लोबली लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। फॉरेन ट्रेड का मतलब ही यही हो गया, जब विदेशों में हम गुड और सर्विस को आपस में इंटरकनेक्ट करके बेचते हैं, तो फॉरेन ट्रेड इज अ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, और एक्सटर्नल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड भी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉरेन ट्रेड हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारे, अभी मैंने एग्जांपल के रूप में बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक जगह अवेलेबल है और एक जगह अवेलेबल नहीं है, तो इनको आपस में क्या करता है? इंटर कनेक्ट करने का काम करता है। इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ द पीपल, आइडिया एंड द टेक्नोलॉजी। तो ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी के बारे में बात करें, इट गिव अपॉर्चुनिटी
टू द प्रोड्यूसर, यहाँ प्रोड्यूसर के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती है जो रीच बियॉन्ड द लोकल एंड रीच द डोमेस्टिक मार्केट। कई बार मैंने भी आपको बताया ना, कोई चीज डोमेस्टिक मार्केट में जहां अवेलेबल नहीं होती है। अब एग्जांपल की बात हम बात करें तो जो सेलफोन है वो पहले इंडिया में, आप भारत का एग्जांपल लोगे तो ज्यादातर हमारे देश में जो सेलफोन लोग यूज कर रहे हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो आउट ऑफ द कंट्रीज है जो आज हमें ग्लोबली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट। आज हम देखिए सबके पास कुछ ना कुछ फोन है, तो आप अगर अपने 10 दोस्तों के बारे में बात करोगे तो शायद उसमें 8 ऐसे दोस्त होंगे जो कि आउट ऑफ कंट्रीज के मोबाइल को यूज कर रहे होंगे। तो इनका प्रोडक्शन बाहर होता है और इनकी सप्लाई जो हो थ्रू ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलती है। अब इससे क्या होता है, जब बहुत सारे प्रोडक्ट एक जगह पे आ जाएंगे तो वहां पे देखिए कंपटीशन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब भी आप फोन लेने जाते हैं तो आपके दिमाग में आता है हम कौन सा फोन लें, रेडमी, रियलमी, आईफोन, ठीक है, नथिंग, हुआई, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो आप देख रहे होगे क्योंकि वहां पे क्या मौजूद है, कंपटीशन। हमें कंपटीशन दो चीज का देखना है, एक तो आपको रेट का कंपटीशन देखने को मिलेगा, दूसरा उसका डिजाइन, तीसरा उसके फीचर्स। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं ओवर और द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। जैसे एक छोटा एग्जांपल है आईफोन। आईफोन अपने आप में एक लग्जरी आता है, दूसरा उसकी क्वालिटी ऑफ कैमरा दे सकते हो। तो फॉरेन ट्रेड द रिजल्ट इन ए कनेक्शन द मार्केट ऑन इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। और ये डिफरेंट कंट्रीज को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे हमारे कई सारे कलीग्स आईफोन लिए और मुझे बोले सर आईफोन ले लीजिए क्योंकि उसका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये सब क्या है, आउट ऑफ कंट्रीज के जो प्रोडक्ट है जो बाहर क्या हो रहा है प्रोडक्शन कर रहे हैं वो इंडिया में पहुंचाने का काम किया। अब आते हैं यहाँ पे जो शब्द आप देख रहे हो ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज मोर एंड मोर गुड एंड सर्विस। देखिए जब ग्लोबली आप करते हो ना, जो व्यक्ति जिस चीज में परफेक्ट है तो वहां पे वो चीज उसका प्रोडक्शन करता है और बाद में आके आपस में इंटीग्रेट हो जाता है, तो बल्क में वो प्रोडक्शन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक शब्द आया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ताकि गुड्स आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाए। अब होता है कुछ फैक्टर होते हैं जो ग्लोबली इंपैक्ट करते हैं, जहां पे आसानी से हमें लेबर मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रेन है, शिप है, हाईवे है, जिनके थ्रू हम गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आईटी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए कई सारे बच्चे है ना आज की डेट में सीए, ठीक है, एसीसीए, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो उसको क्या करते हैं, कैच कर रहे हैं, ठीक है। और जब उनको वो सारी चीजें मिलती है तो उसके वजह से क्या होता है, उनकी इंपॉर्टेंस यानी कि वैल्यू ग्लोबली लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए आप आज इंटरकनेक्टिविटी कैसे देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ ट्रेड बैरियर है। देखिए कोई भी गुड्स जो है बहुत ज्यादा किसी डोमेस्टिक मार्केट में हावी ना हो पाए, यानी कि उसकी वैल्यू कम ना होने पाए, तो सरकार कहती है डोमेस्टिक मार्केट को भी तो हमें बचाना है। विदेशी गुड्स आ रहा है लेकिन उसमें एक चीज वो लगा देते हैं, टैक्स, ताकि जो ग्लोबल यानी डोमेस्टिक लेवल में जो ट्रेड किया जा रहा है उसका प्राइस हमेशा लो होता है, जो विदेश से कोई गुड्स आता है उसका प्राइस हमेशा हाई होता है, जिसे बोलते हैं ट्रेड बैरियर। यानी जो बैरियर कैसे आया, क्योंकि इसमें हमने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो गवर्नमेंट पुट रिस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल द फॉरेन ट्रेड, दीज रिस्ट्रिक्शन आर कॉल्ड ट्रेड बैरियर, जैसे टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। आई होप सो समझ में आ गया। ऑल डेवलप्ड कंट्री ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैव गिवन अ प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थ्रू द ट्रेड बैरियर, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड, देखिए अब जो जैसे इंडिया है या अभी आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया भारत के ऊपर 50% का टैक्स। तो ऐसे इन्होंने क्यों किया, होता क्या है कि ग्लोबली लेवल पे जब आप एक देश दूसरे देश के ऊपर टैक्स लगाता है तो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बताता है, लेकिन कोई देश जरूरत से ज्यादा टैरिफ नहीं लगा सकता। उसको कंट्रोल कौन करता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1995 में बना था। और यही अगर देखा जाए इसको पहले हम लोग गेट के नाम से जानते थे, जो कि 1948 में बना था, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ बोला जाता है। ये एक ऐसी संस्थान है जो कंट्रोल करती है। इट वाज स्ट्रक्चर्ड बाय, और इसमें करंटली देखा जाए तो 164 कंट्रीज अवेलेबल है, ठीक। इट सीन दैट डेवलप्ड कंट्री हैव अनफेयरली रिटेन, अभी मैंने जो बताया वही लिखा हुआ कि कोई बहुत गलत तरीके से प्रैक्टिस ना कर सके। प्रैक्टिस का मतलब है कोई ट्रेड में गलत तरीके से काम ना कर सके, उसको कंट्रोल कौन करता है, WTO, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जो WTO है
है, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन काम करेगा उसके दो इम्पैक्ट हैं। एक तो वो कि आसानी से गुड्स पहुंच नहीं पा रहा था तो हमने गुड्स पहुंचाया जहां पे वो चीज नहीं था, तो इससे क्या है, इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट कहते हैं। और अगर देखा जाए जैसे भारत में एग्जांपल अभी मैंने दिया सेल फोन का, आज मेजॉरिटी में जो लोगों के पास सेल फोन मौजूद है वो आउट ऑफ कंट्रीज के सेल फोन मौजूद है, ठीक है। तो एमएनसी हैव इंक्रीज्ड देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द 20 इयर्स व्हिच इज मींस इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियल फॉर देम, और भारत को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला। आज आप भारत में देखिए लैपटॉप भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, डेस्कटॉप हो गया, इसके अलावा टैबलेट्स वगैरह, तो ये पीसी जो आ रहे हैं सारे, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, तो जो डोमेस्टिक लेवल पे जो लोग प्रोडक्शन कर रहे थे उनकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई, डाउन हो गई, तो उनके लिए वो क्या हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट। जैसे सम लोकल बिजनेस और कंपनी कुड नॉट फेस द कंपटीशन। भाई देखिए, जैसे सपोज करिए कोई व्यक्ति अच्छा बिजनेस चला रहा है, उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो इन दोनों में अब आपस में क्या होने लगेगा, कंपटीशन। तो जो रेट ये पहले ले रहा था, क्या वो रेट ये ले पाएगा, नहीं। इस कंडीशन में दोनों के रेट में कंपेयर होने लगेगा, और विदेशी लेवल पे जब प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, कम आती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम आएगी तो इनके प्रोडक्ट सस्ते हो गए, वहीं इंडिया के प्रोडक्ट महंगे थे जो मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाए, इस वजह से इनके लिए क्या हो गया, नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। जैसे आज अगर बात करें इंडिया में जो टॉयज है वो विदेशी कंपनियां बना बना के भेज रही, जिनकी कीमत 5 रुपए 10 रुपए, आपने देखा होगा प्रदर्शनी वगैरह में सेरेमनी लगती है तो आपने देखा होगा हर माल 5 रुपए, हर माल 3 रुपए, हर माल 10 रुपए, देखिए कितनी भीड़ लगती है। तो उनके लिए लोकल जो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है वो क्या है, निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक का एंडिंग पॉइंट था। आई होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका इसी तरीके हमें प्यार और स्नेह मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए, और आपके पेपर आ रहे हैं उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।